अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है मैंने आपको रिव्यू एक्सरसाइज 1 करवानी है, यानी जो चैप्टर नंबर 1 में आपको फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज जो दिए हुए थे वो करवाने हैं। ये एक्सरसाइज मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका आपसे टेस्ट लेना है ग्रुप में। ठीक है, जो बच्चे ग्रुप में हैं उनसे इसका मैं टेस्ट लूँगा इंशाल्लाह आज या कल में। ग्रुप में मैं बता दूंगा कि कब इसका जो है वो टेस्ट होगा। तो ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं है तो ऐड हो जाइएगा। ये एक्सरसाइज आप यहाँ पर समझ सकते हैं और फिर ग्रुप में जब इसका टेस्ट होगा तो वो ऑनलाइन सेशन में होगा, तो उसमें आप तमाम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैथ के नोट्स जो हैं वो अभी बने नहीं हैं, ना ही केमिस्ट्री के, लेकिन इंग्लिश, फिजिक्स, इस्लामियत और उर्दू इन 4 के नोट्स बन गए हैं, तो वो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक नोट्स की फ़ीस हमने 100 रुपीज़ रखी है। तो चले आ जाए, इन एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे होगी। तो अगर आप जो है वो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं या अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करने का ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। तो आपको साइड पे पेज चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं जो है वो कौन सी फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ रहा हूँ ये मैं आपको बता दूंगा और फिर उसका जो आंसर लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी FB। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5 इज। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो स्क्वायर रूट 5 का क्या होता है। जो भी चीज़ आपको स्क्वायर रूट 5 में दी हुई है, यानी जो भी चीज़ आपको दी हुई है उसको अगर आप अपॉन की फॉर्म में करके लिख दें, ये जो है हमारे पास उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। ठीक है, ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। और ये बात याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आप लेंगे तो आंसर जो है वो 1 आएगा। ठीक है, यानी ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो ब्लैंक्स में आपके पास आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5। ब्लैंक्स में क्या आएगा आपके पास? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5। तो ये जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में हमने क्या करना है। अच्छा, दूसरे में आपको जो है वो हमने जो है हमारी ये जो नई बुक है इसके अंदर सेट के चैप्टर जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो सेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे आपने याद रखना है। ठीक है, हमेशा कि जब भी आप जो है वो रेशनल नंबर का, यानी जो रेशनल नंबर होंगे, जब भी आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट लेना, और ये मैं आपको सिखा चुका हूँ जब मैंने सेट का चैप्टर पढ़ाया था। तो आपने जो है वो रेशनल नंबर का क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट लेना है, और उसको जो है कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसका जो है वो रेशनल नंबर के साथ ही यूनियन ले लेना है। तो जब आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? जो है आंसर एक आएगा सेट्स ऑफ रियल नंबर, यानी जो भी चीज़ आएगी वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करती होगी। तो यहाँ लिखा जाएगा सेट्स ऑफ, यहाँ लिखा जाएगा सेट्स ऑफ रियल नंबर, REAL, रियल नंबर, नंबर्स ME। तो ये थी हमारी दूसरी ब्लैंक्स। चलें तीसरी ब्लैंक्स करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं करवाता जाऊंगा और आपको चीज़ें जो है वो समझाता जाऊंगा। तो इसको जो है वो रिमूव कर लीजिएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी। इंशाल्लाह जो टेस्ट लूंगा उसके अंदर भी काफ़ी MCQs होंगे, काफ़ी चीज़ें आपको उसमें भी समझ में आएंगी। अच्छा, तो आपको ये चीज़ शायद अभी तक नहीं आई होगी जो तीसरी ब्लैंक्स में आपसे पूछी जा रही है कि एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज। तो आपको जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी बताना है कि एडिटिव आइडेंटिटी हम किसे कहते हैं। ये एक ख़ास जो है हमारे पास एक चीज़ है जिसे जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पता होगी, लेकिन अगर नहीं पता थी तो आज पता चल जाएगी कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है हमारे पास ज़ीरो को कहा जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो को कहा जाता है। तो ज़ीरो आएगा। ठीक है, इधर तो मैं साथ साथ आपको लिखवाता भी जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा। साइड पर आपको पेज चलता हुआ नजर आ रहा होगा। चले 4 करते हैं। 4 में हमें सॉल्व करना होगा, तो जो भी चीज़ सॉल्व करने वाली होगी वो इधर हम रफ में सॉल्व कर लेंगे। तो आपको 4 में सवाल दिया हुआ है कि आपने पहले जो है यहाँ पर 5 दिया हुआ है, फिर प्लस दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट 6 + 5 और उसके बाद है आपके पास इक्वल टू 5 + 6 और फिर उसके बाद है आपके पास एक, आपको इधर ऐसा नंबर लिखना है, यानी कि आपको यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है कि आप जो है वो 5 में प्लस करें 6 को और प्लस करें 7 को,
और वो जो नंबर है बराबर आए 5 + 6 और प्लस एक नंबर जो यहाँ पर मिस है वो आपने लिखना है। असल में यहाँ पर जो है आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो बात की जा रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कि A + B ब्रैकेट प्लस C। तो A आपको पता है 5 है, B आपको पता है यहाँ पर क्या है 6 और C आपको पता है 7 है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में डिटेल में। तो A आपके पास 5 है, 6 आपके पास B है, तो C क्या होगा आपके पास, C यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 आएगा। तो इस तरह से जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है और ब्रैकेट आ जाएगा इसके ऊपर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ये बोलती है कि आप पहले जो है वो ब्रैकेट सॉल्व कर लो और उसके बाद A के साथ प्लस कर दो, आंसर सेम आएगा। या पहले जो है आप A + B पे ब्रैकेट लगा के सॉल्व कर लो या फिर C के साथ करवा दो, आंसर सेम आएगा। लेकिन कंडीशन एक चीज ये होगी कि A B C यहाँ पर भी वही होना चाहिए जो यहाँ पर है। अगर यहाँ पर ABC की वैल्यू अलग है और यहाँ पर ABC की वैल्यू अलग है फिर ऐसा नहीं हो सकता। यानी A अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। तो फोर्थ ब्लैंक में हमारे पास आएगा 7। ठीक है, फोर्थ ब्लैंक में आपके पास आ गया 7 आ गया। चलें नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है वो अब यहाँ पर एडिटिव इनवर्स के ऊपर बात की जा रही है। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आपको जो भी चीज़ दी हुई है ना उसको माइनस में करके लिख देना, यानी पहले प्लस और फिर ब्रैकेट में उसे माइनस में करके लिख देना। तो इस सूरत में क्या होता है कि इस सूरत में आपके पास ये होता है कि ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाती है और आंसर 0 आता है। तो एडिटिव इनवर्स में आंसर हमेशा 0 आ रहा होता है, ये बात याद रखिएगा एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स में आपके पास आंसर हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पर आप जब 3 को प्लस करेंगे -3 से, यानी ये जो -3 है इसको प्लस करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस से तो माइनस आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 0। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस हमने जो है समझ के इधर करनी होती है। अच्छा, पाई इज अ डैश नंबर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास पाई होता है इसकी क्या वैल्यू होती है। 3.142 इसकी आपके पास वैल्यू होती है। ये एक कांस्टेंट है जो कि जब हम सर्कल को डिस्कस करते हैं ना तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पाई के पास जो है पाई की जो वैल्यू है आपके पास 3.142 होती है। तो आपने यहाँ पर बताना है कि पाई एक रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल और इर्रेशनल को हम पहले भी बहुत बार डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन अकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो हमारे पास इर्रेशनल होते हैं। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल जो है वो हमारे पास रेशनल होते हैं। तो ये एक इर्रेशनल है। अब इर्रेशनल है पता कैसे चल रहा है, देखें इसके अंदर जो है ना नंबर रिपीट नहीं हो रहे, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है। अब नॉन टर्मिनेटिंग इस तरह से कि ये जो है ना चलता जा रहा है, मैंने तो सिर्फ 2 तक लिखा है लेकिन 2 के बाद भी और नंबर इसमें आने थे। हम कांस्टेंट जब इसे लेते हैं तो सिर्फ इतना ही इसकी वैल्यू लिखते हैं और इतनी ही हमें वैल्यू याद करनी होती है। लेकिन आप कैलकुलेटर से अगर आप पाई निकालेंगे तो इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे। ठीक है, बहुत सारे नंबर इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, चलते रहते हैं आगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, ये नॉन टर्मिनेटिंग चीज़ कहलाएगी। अब नॉन रिकरिंग क्या होगा कि अलग अलग नंबर आएंगे, जैसे यहाँ 14 आ गया तो यहाँ 2, फिर इसके आगे 7, 9 अलग अलग, तो ये नॉन रिकरिंग हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो चीज़ होती है हमारे पास वो इर्रेशनल होती है, जिसे मैं आपको पहले भी डिटेल समझा चुका हूँ। मैं रिवीजन ज़रूर करवाता हूँ ताकि जो भी चीज़ बच्चे के दिमाग से निकल जाए वो दोबारा उसको याद आ जाए और दोबारा उसको समझ आ जाए। ठीक है, और फिर दोबारा वो भूले ना इन चीज़ों को। तो यहाँ तक तो हमारी ये ब्लैंक्स हो गई 6। ठीक है, आगे और भी ब्लैंक्स हैं, उसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ब्लैंक्स करने से पहले इसे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसे रिमूव करता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लैंक्स शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो है वो यहाँ पर बताना है कि आपने 22/7 इज अ डैश नंबर, यानी ये जो 22/7 है ये रेशनल है या इर्रेशनल, आपने ये बताना है। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ यहाँ पर पहले कि 22/7 अगर आप याद करेंगे कि ये रेशनल है या इर्रेशनल है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसको जो है हम आसान इस तरीके से करेंगे कि आप जो है वो कैलकुलेटर में 22/7 यानी 22 को डिवाइड कर दें 7 से, तो आपके पास नंबर आएगा 3.14285 और इस तरह और भी मज़ीद इसमें नंबर आएंगे। तो मैंने आपको
तरीका बता दिया था रेशनल और इरेशनल को पहचानने का, कि अगर आपके पास यहाँ पर जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हों, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हों, तो ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि 3-4 नंबर आ रहे हैं या 2 नंबर आ रहे हैं डेसिमल के बाद, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डेसिमल के बाद इन्फिनिटी तक बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है। और फिर नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा कि तमाम नंबर अलग अलग आ रहे होंगे, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 1 2 आ रहा है, अब इसके बाद 2 8 आ रहा है, इसके बाद 5, तो अलग अलग किस्म के नंबर आते जाएंगे बार बार, तो मैच नहीं कर रहा होगा, तो ये नॉन रिकरिंग हो जाएगा। तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ये हमारे पास जो है वो इरेशनल होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास? इरेशनल। तो ये जो हमारे को दिया हुआ है ना 22/7, ये एक इरेशनल है। तो आपको जब भी इरेशनल पहचानना हो तो आप इसी तरह से पहचानेंगे और इसी तरह से इसको हमेशा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमेशा डिवाइड करिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इरेशनल हो गया हमारे पास। चलें अब 8 करते हैं, 7 तक कर लिया हमने। कहा जा रहा है कि द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोडा इज। तो कॉन्जुगेट किस तरह निकालते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो ये आपको जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह के सवाल भी हमने बहुत सॉल्व करे हैं इस एक्सरसाइज में। तो देखिए कॉन्जुगेट लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आयोडा की साइन को हमेशा तब्दील कर दें, कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो -3 - 5 आयोटा, ये आपके पास क्या आ गया? कॉन्जुगेट आ गया। ये क्या आ गया? -3 + 5 आयोडा का कॉन्जुगेट आ गया आपके पास। तो -3 - 5 आयोटा, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल और कोई जो है वो हमारे को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। तो आगे जो है आपने बताना है कि द रियल पार्ट इज। तो यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी हुई है, पहले उसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि वो होगा कैसे। आपके पास सवाल है 2 आयोटा 3 - आयोटा। तो आपने जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ लेके कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर 2 आयोटा इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ पर ये 2 आयोटा शायद जो है वो इमेजिनरी होगा और ये 3 रियल, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपने इसे सिंप्लीफाई कराना है, उसके बाद आपको पता चलेगा रियल पार्ट कौन सा है, इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो अब हम जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए इस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 और 3 मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास कितना आया? 6 आयोटा, और 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो कितना आ गया? 2 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया 6 आयोटा -2, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है। तो 6 आयोटा + 2, तो ये वाला जो हो गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। ये 6 आयोटा हमारे पास हो गया इमेजिनरी पार्ट, और ये जो 2 हो गया हमारे पास रियल पार्ट हो गया, रियल PART पार्ट, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर रियल पार्ट ही पूछा जा रहा था, द रियल पार्ट इज। तो ये हमारे पास है 1 नहीं है 2 है, ठीक है। ये हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल सही कर लिया, ठीक है। जिसके साथ आयोटा आ रहा होता है वो इमेजिनरी होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा होता वो रियल होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका प्रोडक्ट है AB एंड CB। तो यहाँ पर आपको जो है वो पूछा जा रहा है कि AB एंड CB इक्वल टू, तो AB और CB जो है वो किसके बराबर होंगे, यानी यहाँ पर आपने जो है इन्हें बताना है। यानी सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपने जो है वो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाना है, यानी ये थोड़ा सा सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा, तो मैं इसे रिमूव करके ये आपको करके दिखाता हूँ 10th वाला, ठीक है। ये 10th होगा हमारा। चलें इसे रिमूव करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है A, ये आपको 2 जो है वो ऑर्डर पेयर दिए मैं, इनका आपने प्रोडक्ट बताना है। यहाँ पर बीच में जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो CABCD। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर जब भी 2 ऑर्डर पेयर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, देखें ऑर्डर पेयर कैसे पहचानते हैं कि बीच में जो है ये कॉमन लगा हुआ होगा, ठीक है, और A और B की वैल्यू लिखी हुई होगी कोई भी, तो ये ऑर्डर पेयर बनेगा।
तो एक ऑर्डर पेयर जब दूसरे ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि AC माइनस BD, यानी AC को BD के साथ AC को मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, और माइनस कर देते हैं BD से। ये एक हो गया आपके पास हिस्सा, और दूसरा हो गया AD प्लस BC, ठीक है, AD प्लस BC। तो AC माइनस BD, AD प्लस BC। तो ये इस तरह से दो ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई किया जाता है कि A को पहले C के साथ करा दिया जाता है, फिर B को D के साथ, फिर जो है हमारे पास A को D के साथ और फिर B को C के साथ। तो ये तरीकेकार होता है। तो इसका आंसर भी यही होगा, AC माइनस BD, और ब्रैकेट नहीं आएगा, इधर इधर कॉमा आएगा, ठीक है, AD प्लस BC। ये होता है दो ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई कराने का तरीका। तो हमारे जो है वो तमाम के आंसर आ गए। मैंने तमाम आपके सामने पढ़ता गया और उनके आंसर जो है आपके सामने ही लिखता गया, और तमाम के तमाम मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए। अगर कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। देखें यहाँ पर जो है वो 2 ही रियल पार्ट आएगा। पीछे अगर आप इसके जो सॉल्व दिए हैं उसमें देखें तो उसमें उन्होंने आंसर यानी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो भी उतार के दे दिया है। तो 2 यहाँ पर सही आया हमारा, बिल्कुल ठीक है। अब ट्रू फॉल्स करने हैं, फिर MCQs करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ट्रू फॉल्स भी डिटेल में समझाकर आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो आगे करना है हमें वो देखते हैं। कहा जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इन सर्कल, यानी सर्कल आपने बनाना है कि जो सही है उसके ऊपर टिक लगाना है। इन केस ऑफ ट्रू एंड F इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपने ये जो स्टेटमेंट दिए हुए ना इन्होंने, इसे आपने सही से पढ़ना है और पढ़कर आपने बताना है कि जो चीज़ लिखी हुई है वो सही लिखी हुई है या गलत। गलत लिखी हुई है तो टू पर, गलत लिखी हुई है तो फॉल्स पर यानी F पर क्लिक कर दें, और सही लिखी हुई है तो टू पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर हम करेंगे ट्रू फॉल्स, ठीक है, जैसे हम आम अपने सॉल्व करते हैं आम चीज़ों में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि R इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि हम R को जो है वो क्लोज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही चीज़ लिखी हुई है, तो ये जो है हमारे पास आएगा ट्रू, ठीक है। तो ये पहले का हमारे पास है TRUE ट्रू। आप चाहें तो ट्रू पर निशान लगा सकते हैं, या अगर कॉपी में उतार रहे हैं तो उसके आगे ट्रू लिख दीजिएगा, आसानी हो जाएगी आपके लिए। अच्छा, अब आगे करते हैं। आगे हमें कहा जा रहा है कि इफ x लेस देन y, ये लेस देन और ग्रेटर देन मैं आपको समझा चुका था, ठीक है। इफ x लेस देन y लेस देन z, तो x जो है वो लेस देन आएगा y से। देखें यहाँ पर जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो की जा रही है। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो की जा रही है? यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो किया जा रहा है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको कहती है कि अगर आपके पास a b के बराबर है और b c के बराबर है तो a और c भी आपस में बराबर आएंगे। फिर एक बार बता देता हूँ और लिख के भी दिखा देता हूँ कि अगर a जो है वो b के बराबर है और b जो है वो c के बराबर है तो आपके पास a और c आपस में बराबर आएंगे। देखें इनइक्वालिटी को भी वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम जो है वो इक्वालिटी वाले सवालों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आपके पास ये दिया हुआ है x y। अक्सर तो होता नहीं है कि इन चीज़ों को सॉल्व करवाया जाए, डायरेक्ट करा दिया जाता है, लेकिन मैं जो है वो इन चीज़ों को भी करवा देता हूँ ताकि बच्चे को समझ में आ जाए कि बात क्या लिखी हुई है, ठीक है। z, तो y से हो जाएगा आपस में कंपेयर, तो आप यहाँ पर बच जाएगा x लेस देन z, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है और यहाँ पर हमें लिख के भी यही दिया हुआ है, तो ये जो है ये भी ट्रू है, TRUE ट्रू, सही है। तो ये कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है कि y से कंपेयर हो गया और x और z आ गया, और x अभी भी लेस देन आ रहा है z से, ठीक है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि x y z बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। ये r जो है रियल नंबर को डिनोट करता है। x y z बिलोंग टू रियल नंबर, x और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है y माइनस z। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर आपको लिखवा भी देता हूँ कि अगर आपके पास a है और b प्लस c है ब्रैकेट में, तो ये ऐसे हो जाएगा ab प्लस ac, ठीक है। तो यहाँ भी बिल्कुल यही हो रहा है कि बीच में माइनस था तो माइनस लगा दीजिए, कोई मसला नहीं, साइन तब्दील कर सकते हैं हम। ये माइनस तो बिल्कुल ऐसी ही है, तो बिल्कुल सही हुआ है कि x जो है वो y के साथ भी आ गया और x जो है वो z के साथ भी आ गया, तो ये भी ट्रू है, TRUE ट्रू, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, तो जिससे ये इस तरह बराबर आ रहा है। आगे कहा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर इज रियल। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि जब भी दो जो है इमेजिनरी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कराया जाता है तो उनका आंसर जो है वो रियल आ जाता है। यानी दो इमेजिनरी नंबर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर रियल आ जाता है। पीछे बुक में जो है इसे फॉल्स दिया हुआ है, लेकिन ये जो है वो सही हमारे पास जो है वो रियल होगा, यानी ट्रू होगा। यानी ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि अगर दो इमेजिनरी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर रियल आ जाएगा। अब आगे करते हैं, आगे लिखा हुआ है कि द सम ऑफ टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस तरह होता है ये, कि आपके पास 4 एक रियल नंबर है और 2 एक रियल नंबर है। इन दोनों का सम लिया तो आएगा 6। इसी तरह से 2 है और 4 है तो भी 6 ही आएगा। तो रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रियल नंबर ही आएगा, तो ये ट्रू आएगा। ठीक है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, फॉल्स और ये ट्रू। ठीक है, ये फॉल्स है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे ट्रू फॉल्स थे, मैं पढ़ता गया और एक एक कर कर एक्सप्लेन करता गया और साथ साथ बता भी दिया। अब करते हैं एमसीक्यूज और इंशाल्लाह फिर टेस्ट होगा। टेस्ट जो है वो मैं बता दूंगा ग्रुप में कब होगा, तो आप लोग ने अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कीजिएगा इंशाल्लाह। वहाँ पर देखें ग्रुप में ज्वाइन करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, पहले ये फ़ायदे भी बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। काफ़ी बच्चे पहले भी ग्रुप में ऐड हैं, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हिस्सा बन सकते हैं MF इंग्लिश सेंटर के ग्रुप का। देखें, सिर्फ ये एक ही साल में एक बार फीस देनी है 500। ठीक है, एक बार, जिसमें आपको मैथ के तमाम लेक्चर मिल जाएंगे पेपरों से पहले। 9 चैप्टर कंप्लीट हैं इंशाल्लाह, आगे भी करवा दूंगा तमाम चीज़ें इंशाल्लाह। पूरी मैथ की बुक आपको मैं करवाऊंगा। ये वाहिद चैनल होगा जहां आपको मैथ की बुक का एक एक सवाल मिलेगा। और आप अगर देख चुके हैं मेरा चैनल पहले ही तो आप ये जानते हैं कि तमाम सवालात कराता हूँ, कुछ भी नहीं छुड़वाता चीज़ों को। ठीक है, और फिर बुक का PDF मिल जाएगा। अगर आपने बुक नहीं ली है, पढ़ना चाहते हैं तो बुक का PDF भी मिल जाएगा। नोट्स का PDF, मैथ का नहीं मिल सकेगा क्योंकि बना नहीं है, लेकिन फिजिक्स, इंग्लिश, इस्लामियत, उर्दू वो फ्री मिल जाएंगे इसी फीस में। अच्छा, गैस पेपर, मॉडल पेपर और जो टेस्ट लिए जाएंगे ना, जो टेस्ट लिए जाते हैं रोज़ या हफ्ते में 6-7 बार टेस्ट जो होते हैं वो भी आपको फ्री मिलेंगे। वहाँ पर टेस्ट की भी कोई फीस नहीं है। और कुछ पूछना चाहें, गाइडेंस चाहें तो वो भी फ्री है, उस गाइडेंस के भी कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें सिर्फ आपको सिर्फ 500 में देनी है, 500 में मिलेगी। और ये महीने की फ़ीस नहीं है, ये पूरे साल की फ़ीस है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये महीने की फ़ीस से ज़्यादा है। ठीक है, महीने की नहीं है, ये पूरे साल की फ़ीस है। सिर्फ महीने में, साल में आपने एक ही बार पे करनी है, वो एडवांस में आप करेंगे पे। और व्हाट्सएप नंबर आपको शुरू में आ रहा होगा नज़र, तो उसी नंबर पे आपने इसे पे करना है। इजी पैसा अकाउंट उस नंबर पे बना हुआ है। तो आगे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमें बताना है, बहुत ही आसान सवालात हैं, इंशाल्लाह बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। इसे रिमूव करते हैं, उससे शुरू करते हैं। तो टिक द करेक्ट आंसर का मतलब यहाँ पर MCQs दिए हुए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले में कहते हैं हमें, सबसे पहले में हमें कहा जाता है कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5 इज। देखिए, एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन भी आपको इसी तरह का दिया था, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वहां पूछा था। देखिए, किसी भी चीज का एडिटिव इनवर्स मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। जो चीज आपको दी हुई है उसी चीज को आप ब्रैकेट में माइनस, यहाँ प्लस लगा के ब्रैकेट में माइनस करके लिख दें। ठीक है, तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। और आंसर 0 आना चाहिए हमेशा। ठीक है, जब भी एडिटिव इनवर्स सॉल्व करें तो आंसर 0 आना चाहिए। तो ये आपके पास बहुत आसान है, फिर आप खुद भी समझ सकते हैं कि माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 5 आ गया आपके पास पहले का जवाब। दूसरे का जवाब, तो इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं ना कि 1 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप बीच में प्लस लगाकर -1 लिख देंगे तो आंसर 0 आएगा। कैसे कि -1 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो 1 आ गया। -1 + 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें गाइड करता रहूँगा इंशाल्लाह। चलें, सेकंड MCQs। देखिए, ये MCQs जो है ना सॉल्व करके करने वाले होते हैं। मैंने बहुत से बच्चों को ऐसे देखा है कि वो MCQs को इस तरह से करते हैं कि अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ शायद इसका ये हो सकता है। अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोर्ड में भी आपके पास पेंसिल होगी और आपके पास शीट भी होगी अपनी, यानी आपके पास जो है वो बोर्ड की कॉपी होगी, तो उसके पीछे आप पेंसिल से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ये कहते हुए नजर आते हैं बोर्ड के पेपर में कि सर हमको MCQ सॉल्व करना है तो क्या पेन से जो है वो बोर्ड की कॉपी पे सॉल्व कर लें।
देखिए एमसीक्यूज कभी भी बोर्ड की कॉपी पर सॉल्व नहीं करना, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करनी है, ना आगे ना पीछे ना बीच में, कहीं भी नहीं करनी। और ना ही कोई पेज बोर्ड की कॉपी से पाड़ कर, ना ही कोई पेज बोर्ड की कॉपी से अलग कर कर उस पर अलग सॉल्व करना है और उसे अपने साथ ले जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। सिंपल तरीका है कि आपने पेंसिल निकाली, रेजर निकाला, छोटे छोटे से सोल्यूशन होते हैं, वो आपने बोर्ड की कॉपी के पीछे, सबसे पीछे आखिरी पेज पर, जो कि 20 या 25 नंबर का होता है, पेज नंबर पर होता है, तो उधर आपने पेंसिल से सॉल्व करके आंसर निकालना है। ना तुक्के मारने हैं, ना ही बोर्ड की कॉपी पर पेन से लिखना है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बहुत से बच्चे एमसीक्यूज पेन से सॉल्व करते हैं बोर्ड की कॉपी के पीछे, जो कि फिर बाद में काट दिए जाते हैं, या जिसकी वजह से मसले मसाइल बच्चों के लिए पैदा हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी छोटी चीज़ है। बच्चा जो है वो जब बोर्ड के पेपर में होता है, शुरू शुरू में कंफ्यूज रहता है, तो ये गलती कर जाता है कि आंसर भी निकालने हैं, नंबर भी लेने हैं, आप पेन से कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना, पेंसिल से कीजिएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, लेकिन मैंने देखा है होते हुए, तो इसलिए आपको ये गाइड कर रहा हूँ, ताकि ये छोटी छोटी गलतियां आप ना करें और इन छोटी छोटी गलतियों से अपने नंबर ना खो बैठे, जो कि आपकी मेहनत के थे। सवाल है ये आपके पास कि स्क्वायर रूट 5 आयोटा, इसको ब्रैकेट में करके लिखते हैं 5 आयोटा, कुछ बच्चे ऐसे आयोटा पढ़ते हैं, कुछ आयोटा, तो आयोटा पढ़ा करें इसे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही कर लें इसकी। ठीक है, तो ये आपको 5 आयोटा कह रहे हैं कि किसके बराबर आएगा, आप बता दीजिए। देखिए यहाँ दो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं, हमारे पास दो क्या हैं, इमेजिनरी नंबर्स। ये 5 आयोटा ये भी इमेजिनरी है, ये 2 आयोटा ये भी इमेजिनरी है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आयोटा आ जाएगा, माइनस यानी माइनस प्लस माइनस, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर ये लिख लीजिएगा हमेशा कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये मैंने जब इसको सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सिर्फ 10 आ गया। तो जब मैंने इस पूरी चीज़ को सॉल्व किया तो मेरे पास जो है ये पूरी चीज़ बराबर आई 5 आयोटा। देखिए अब ये छोटा सा सॉल्व करना था ना, आप इसको दिमाग से नहीं निकाल सकते। ठीक है, हमारा दिमाग इतना तेज नहीं चलता कि हम इस चीज़ को सिर्फ देख कर ही निकाल लें, तो छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी होती है, जो कि आप बोर्ड की कॉपी के पीछे पेंसिल से कीजिएगा। और खुद भी कोई पर्चा या कोई पेज लेकर नहीं जाइएगा बोर्ड की कॉपी में कि वहां पर मैं ये चीज़ें सॉल्व करूंगा। आपने कर ली सॉल्व, ठीक है, और फिर अगर खुदा ना खास्ता वो एग्जामिनर ने ले लिया और उन्होंने ये समझा कि आप इस पर कुछ लिख कर लाए हैं, तो फिर वो कट सकता है। लेकिन बोर्ड की कॉपी के पीछे अगर आप पेंसिल से लिखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपने एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए ये किया है। और अक्सर बच्चे मैथ के एमसीक्यूज, फिजिक्स के एमसीक्यूज जो न्यूमेरिकल टाइप आते हैं उसमें ये करते हैं। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो काफ़ी ये चीज़ की जाती है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी न्यूमेरिकल एमसीक्यूज जो है वो जो है सॉल्व बेस पूछे जाते हैं। तो आंसर आ गया हमारे पास, बी आ गया है। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आप समझ जाइएगा कि बी ही लिखा है मैंने। ठीक है, बस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पर स्क्वायर रूट -5 तो एक ही दिया हुआ है हमें ए पहले वाले में, और फिर दूसरे वाले में जो हमें दिया हुआ था वो बी दिया हुआ था। अगर आप चाहें तो इसके साथ ऐसे भी कर लीजिएगा, ए लिख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कहाँ पर आ रही है चीज़, और ये बी पर है। चलें तीसरा करते हैं। तीसरा आपके पास है कि 5, अच्छा ये पीछे हमने किया था ये शायद इस तरह का सवाल एमसीक्यूज में, ये भी यानी पीछे जो एक्सरसाइज की है थोड़ी सी। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट 5 + 7, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो 7 हो गया। अच्छा ये देखें, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7 है, ये इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि ये जो है वो 3.7 है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7 है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है या कौन सा लॉ लग रहा है इसके ऊपर? तो मैंने उस वक्त भी आपको जब ये सॉल्व करवाया था तो बता दिया था कि अगर किसी नंबर को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें और उनको एक साथ लिखा जाए तो ये जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ठीक है, कौन सा लॉ होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव नहीं होता। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है हमारे पास कहलाता है, और जिसे मैं डिटेल में जो है बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और डिटेल में बच्चों को इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये यहाँ पर आपको छोटी मोटी चीज़ें दी हुई थी, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो पहले लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव ये लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज में आप लोग ज़रूर एमसीक्यूज में जो आप लोग ज़रूर शिरकत कीजिएगा, यानी पार्टिसिपेट कीजिएगा, ताकि आपके ये जो तमाम चीज़ें आपने पढ़ी हैं वहाँ भी रिवाइज हो जाए। तो सी लगा देते हैं इधर। ठीक है, सी, ये सी पर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ठीक है, बिल्कुल अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी रह गया हमारा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो चौथा एमसीक्यूज है वो ये है कि स्क्वायर रूट -2 और
स्क्वायर रूट -2, ठीक है, ये है हमारे पास। तो स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट -2, तो आपको ये बात मैं बता चुका हूँ पहले ही कि जब भी आप स्क्वायर रूट से -2 बाहर निकालते हैं तो वो आयोटा की फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है? आयोटा की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करा देंगे। आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई हो गया तो आयोटा स्क्वायर, और 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया आपके पास? यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसे 4 करके लिख लें, ठीक है, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट 2 है। इसको इस तरह कर लीजिए, इसको और आसान बना लीजिए, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए कि 2 अंदर आ गया और ये 2 अंदर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है, ऐसे 4 आएगा। तो स्क्वायर रूट आपको पता है, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है, स्क्वायर रूट 4 आपको पता है कि 2 के बराबर होता है। तो ये आ गया -2। तो आपके पास यहाँ पर सही जो आएगा वो आएगा -2, जो कि है बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया, ABCB। तो ये आपके पास जो है वो पैटर्न से सॉल्व हुए। देखिए, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी बता सकता था कि -B आएगा अगर इसको सॉल्व करें तो, लेकिन मैंने सॉल्व करके दिखा भी दिया कि कैसे ये सॉल्व होगा, ताकि आपको समझ में आ जाए और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि आपसे छुपी रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी।